नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है ऊष्मा। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको ध्यान से वीडियो देखना है और जो भी अगर क्वेश्चन कम समझ में आए या जो भी जिस तरह की समस्याएं हों आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बाद में सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं ना तो उसके अणु होते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु छोटे-छोटे कणों से मिलकर बनती मतलब अणुओं से मिलकर बनती है। तो उसकी जो अणु होते हैं उनकी चाल बढ़ जाएगी, हमेशा गति करने लगते हैं। आप किसी को भी देख लिए, मान के चलिए आप जैसे पानी को ही गर्म करते हैं तो उसमें जो कण होते हैं छोटे-छोटे ऑटोमेटिक भागने लगते हैं ना इधर-उधर गर्म करने से, तो यही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो ताप सूचक इसी चीज का है कि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कितनी है, यही इसके सूचक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। तो अगर दो वस्तुओं को अगर हम लोग संपर्क में रख दें, एक वस्तु ठंडी हो एक वस्तु गर्म हो, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊर्जा ऑटोमेटिक प्रवाहित होने लगेगी, जब तक होगी तब तक कि उनकी ऊष्मा बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला दिया है उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। तो कम ताप की वस्तु में जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ गया है इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर पहला सही था। पांचवा नंबर देखिए, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाएगी, सीधा सी बात है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्यान रखिए, देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इस सेंटेंस को भी आप ध्यान में रखिए कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण रमफोर्ड ने दिया था। रमफोर्ड ने क्या किया कि जो जल है, साधारण जल, इसको उन्होंने हाथ से बिलो करके गर्म कर दिया, यानी उन्होंने यांत्रिक कार्य किया, उस यांत्रिक कार्य से क्या हो गया, पानी गर्म हो गया। इसका मतलब है कि कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है, यही इस बात की पहचान मतलब बताया इन्होंने ऐसा। छठवें का बी ऑप्शन सही है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ये बात है डेवी की, ध्यान रखिएगा इसको। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है? डब्ल्यू बराबर जे क्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू बराबर जे क्यू। तो यहाँ पर जो जे होता है ना कांस्टेंट होता है, यानी कार्य बटे ऊष्मा, यही इसका ये वो होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक जूल बराबर कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर होता 4.186 जूल। जूल या फिर इसी चीज को कभी कभी 4.2 जूल भी लिख दिया जाता है। अब देखिए, और इसमें ऑप्शन देखो, पहला लिखा है 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी के लिए इन्होंने क्या किया, 1000 से गुणा कर दिया, तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा ऑप्शन 4.186 जूल प्रति कैलोरी, तो यहाँ भी ऑप्शन भी सही है। तीसरा 4.186 गुणे 10 की घात 7 अर्ग कैलोरी, अर्ग प्रति कैलोरी, तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो इन्होंने उसी जूल को अर्ग में भी चेंज कर दिया 10 की पावर 7 से गुणा करके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सारे आंसर सही हैं। अगला 9 नंबर, निम्न में से कौन सही है? तो अभी हमने सूत्र बताया डब्ल्यू बराबर जे क्यू होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। जो वही हमने जो बताया कि अगर पानी को आप गर्म करेंगे, मथानी से भी गर्म करेंगे, तो धीरे 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 वो गर्म हो जाएगा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा उसकी ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ये उच्च होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसकी वजह से उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
जो उसके अंदर उच्च दाब होगा, तो दाब होने की वजह से उसके अणु फास्ट काम करेंगे, फास्ट गति करेंगे। तो फास्ट गति करेंगे मतलब उनकी तापमान में वृद्धि होती रहती है। तो यही ऑप्शन नंबर 11 का सी सही है। अगला, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है, ऐसा नहीं होता। शरीर का टेम्परेचर हमेशा बराबर रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये सही है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस वजह से जो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर से पानी आता है ऊपर, तो वो गर्म महसूस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन होती है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, ये सारे ऊष्मा की मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। अगला, ताप का एसआई मात्रक क्या? ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। अगला, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या होता है? तो जल प्रपात के अधस्थल, जैसे ये मान के चलिए पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं, अब इन पहाड़ों से नीचे पानी गिर रहा है, तो जब पानी नीचे गिरता है तो यहाँ पर आके वो गर्म हो जाता है। नीचे का पानी गर्म होगा, ऊपर का पानी ठंडा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से नीचे जो जल के अणु आते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती है। लगातार वृद्धि होने से वो नीचे टकराते रहते हैं। इस वजह से गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उसमें बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, गर्मियों में क्या होता है कि टेम्परेचर, तो वायुमंडलीय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो ऊँट होता है, ऊँट अपने टेम्परेचर को बैलेंस करता है, मतलब अपने टेम्परेचर को 46 डिग्री के आस-पास ले आता है। तो उसको उसके शरीर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर लगभग बराबर होता है। तो उसको गर्मी का एहसास नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ पर अगर हम लोग दाब बढ़ाएँगे, तो उसका गलनांक क्या होगा? उसका गलनांक घट जाएगा, वो पिघल जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान रखो इसको। अगला क्वेश्चन, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन दिया है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है, तीसरा हल्की होती है, चौथा की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो देखिए, जो वो गैस होती है, गैस का जो प्रसार गुणांक होता है, ये सबसे अधिक होता है। मतलब गैस को अगर आप छोड़ दें, तो बहुत जल्दी वो प्रसारित हो जाती है। इसी कारण से उसका जो फ़ास्ट काम करता है, कहने का मतलब जो टेम्परेचर, वो उसका जो थर्मामीटर होगा वो फ़ास्ट काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ताप युक्त तापमापी, इसको ध्यान रखिएगा। 25 नंबर देखिए, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो विकिरण तापमापी से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नापा जा सकता है, 800 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर नापा जा सकता है। थर्मोकपल यानी ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। तो ताप युग्मक कहे के द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है दो एक सदृश धातुओं के द्वारा। एक जैसी जो धातुएं दिखती हैं, उनके द्वारा ताप युग्मक बनाया जाता है। इसका आंसर है दो असदृश धातुओं के द्वारा। जो टेम्परेचर होता, सही बात है। देखिए, जैसे मान के चलिए थर्मामीटर हो गया, तो इसमें तो ये मान के चलिए प्लेटिनम या फिर कॉपर या फिर किसी धातु का होगा, जो इसकी दीवारें हैं। और इसमें जो वो भरा होता है पारा, वो भी एक धातु है। एच पारा धातु होता है, तो वो भी धातु है। तो दो अदृश अधातु, अदृश धातुओं द्वारा, असदृश मतलब जो अलग अलग हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है? ये मापा जाता है, पहला ऑप्शन प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरो तापमापी द्वारा, वाष्पन तापमापी द्वारा। तो ये पायरो तापमापी द्वारा मापा जाता है, बहुत अधिक टेम्परेचर है सूर्य का, इसलिए। अगला, ये इसी को विकिरण तापमापी भी कह सकते हो। निम्नलिखित
तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहते हैं, अभी बताया ऊपर वाले सवाल में। अगला, निम्न में से कौन सही है? तो इसमें देखिए क्या सही हो सकता है। लिखा C/5 सूत्र है C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी सही है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है, इसको भी ध्यान रखिए। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 37 डिग्री में 273 जोड़ेंगे तो 310 आ जाएगा। अगला, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापकरों में एक समान होता है? इसको याद भी रख सकते हो, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं इतनी पर। नहीं तो सूत्र में रखिए C/5 बराबर F माइनस 32/9। इस सूत्र में जहाँ हमको चेंज करना है दोनों को सेम में, तो यहाँ भी सेल्सियस कर दो, यहाँ भी सेल्सियस कर दो F की जगह, तो C का मान निकालोगे 40 आएगा। वही F होता है क्योंकि दोनों समान है, माइनस का 40 पे दोनों बराबर होते हैं। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो देखिए, न्यूनतम संभव ताप माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे कम ठंडी वस्तुएं नहीं देखी गई हैं। मतलब कभी भी केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो निगेटिव नहीं होता, इसको भी ध्यान रखिएगा। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उसे कितना होगा? तो इसको चेंज कर लीजिए फार्मूले में रखकर। क्या सूत्र है? C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो इसको अगर आप चेंज करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा इसको कैलकुलेट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस, वैसे हम बता दें इसका आंसर कौन सा सही है। तो पहले नंबर वाले में देख लेना, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। दूसरा, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 32 डिग्री की। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य उबलते वायुमंडलीय दाब का तापमान होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर